आईपीओ का दौर चल रहा है, आईपीओ का सीजन चल रहा है। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको मोबिक्विक के आईपीओ एंड देन विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ के बारे में डिस्कस किया। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आईपीओ ओपन हो चुका है। दिसंबर 19 से लेकर के दिसंबर 23 तक की आईपीओ चलेगी। इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपको मार्केट के रिस्क को भी एसेस करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल मॉडल, कंपनी के बिजनेस मॉडल, ऑपरेटिंग मॉडल, कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन्स, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मेनी मोर थिंग्स को आपको जानना पड़ेगा। और यही सारी जानकारी के लिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि कंपनी का आज की डेट में स्टेटस क्या है। इन्वेस्टमेंट आपको करना है, पैसा आपका है, चॉइस आपका है, लेकिन मॉडल का इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। मॉडल के बारे में मैं आपको जरूर बताऊँगा कि कंपनी का पोजीशनिंग आज के डेट में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोबिक्विक का आईपीओ देखें, विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ देखें, तो मैंने वहाँ पे डिटेल में आपको बताया कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस एनालिसिस करके बताया, कंपनी का सिनेरियो एनालिसिस करके बताया, कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन्स क्या है, कंपनी पैसा इकट्ठा करके क्या करना चाहती है। इन सारे मुद्दों के ऊपर मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड है, ये कंपनी आईपीओ ला क्यों रही है। देखिए, कंपनी आईपीओ लाती है एक्सपेंशन करने के लिए, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए। यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो आईपीओ ऑफर फॉर सेल के थ्रू लेकर के आ रहे हैं। ऑफर फॉर सेल का मतलब हुआ कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेच करके निकलना चाह रहे हैं। यानी प्रमोटर अगर निकलना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो सारे कहीं ना कहीं आएंगे, रिटेल इन्वेस्टर भी आएंगे। तो ये जो बागडोर कंपनी का है वो उनके पास ही जाएगा, जो मिला करके 51% शेयर होल्डिंग के पार्टनर बनेंगे। तो कंपनी के होल प्रमोटर इस बिजनेस से निकल के कहीं और जाना चाहते हैं, तो ये ऑफर फॉर सेल के माध्यम से आईपीओ है। यानी कंपनी अपनी पूरी स्टेक, पूरी शेयर होल्डिंग बेचना चाहती है। तो अब ये आईपीओ जब आ रहा है, इस आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जरूर समझिए कि कंपनी का फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्या बताते हैं। कंपनी क्या ग्रोइंग कर रही है, कंपनी डिक्लाइन कर रही है, कंपनी का डी ग्रो हो रहा है या कंपनी ग्रो कर रही है। और ग्रो कर रही है तो क्या सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रही है, मतलब बड़ा ग्रोथ कर रही है, या फिर बस ऐसे ही बढ़ रही है। देखिए, कैपिटल मार्केट में आज के रेट में लोग इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं। तो आज के रेट में जो भी कैपिटल मार्केट के प्लेयर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं अच्छा पैसा बना रहे हैं। और ये कैपिटल मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं डिजिटलाइज, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ को यूज़ करने के लिए इनको पैसा चाहिए। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, रोबोटिक की बात कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं डेटा मैनेजमेंट डिजिटलाइज करना चाहते हैं और बेटर सर्विस देना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए। अब यहाँ पे चूंकि ये ऑफर फॉर सेल के थ्रू पूरा इक्विटी बेच करके निकलना चाहते हैं, कोई और अगर आएगा डेफिनेटली उस कंपनीज को कहीं ना कहीं आगे लेकर के जाएगा। अगर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें 20, 21, 21, 22, 22, 23, तो कंपनी 21, 22 टू 22, 23 काफ़ी ज़्यादा ग्रो की है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर बात करें तो 114% का ग्रोथ है। अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो 713% का ग्रोथ, और ये रियल ग्रोथ है। यानी कंपनी का 21-22 में रेवेन्यू 535 करोड़ का था और प्रॉफिट 11 करोड़ के बनाई। 535 करोड़ पे 11 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन कंपनी 22-23 पे जब जाती है तो ये 1145 करोड़ की रेवेन्यू बनाती है और 90 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपनी का जो रेवेन्यू 114% से ग्रो करता है और कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 713% से ग्रो करता है। ये एक्सेप्शनल ग्रोथ है। और ये ग्रोथ क्यों आई? कहीं ना कहीं कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग प्लानिंग एंड उसका जो डिलीवरेबल था, वो कहीं ना कहीं कंपनी उसको मीट करने में फुलफिल रही है। कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव था कैपिटल मार्केट में, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का प्लान, पॉलिसीज, कस्टमर बेस, कंज्यूमर बेस, लोगों का ट्रांजेक्शन्स, ये सारे बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। अगर इस कंपनी की आप बात करें, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है। कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो की है, सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है। कंपनी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट का पोजीशन इसका बहुत बढ़िया, मार्केट में रिच बढ़िया, कंज्यूमर का बेस बढ़िया, सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज देते हैं और कंपनी का आगे ग्रोइंग सेक्टर बहुत ही ब्राइट है। मतलब कंपनी आगे जो ये पैसा लेकर के आएगी, कहीं ना कहीं कंपनी अपने एआई के माध्यम से या रोबोटिक के माध्यम से कंपनी का जो मॉडल है उसको कहीं ना कहीं और ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, डिजिटलाइज बनाएंगे, ताकि कंज्यूमर को, कस्टमर को रेडली इंफॉर्मेशन मिले, इजी ट्रांजेक्शन्स करे। तो कंपनी का मॉडल बड़ा साफ है।
कि कंपनी आईपीओ के थ्रू पैसा ला करके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना चाहती है। तो अगर 3 साल का देखें तो 20-21 में 488 करोड़ का रेवेन्यू, करस्पॉन्डिंग 5 करोड़ का प्रॉफिट, 21-22 में 535 करोड़ का रेवेन्यू, करस्पॉन्डिंग 11 करोड़ का प्रॉफिट, और 22-23 में 1145 करोड़ का रेवेन्यू, करस्पॉन्डिंग 90 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये कंपनी का ग्रोथ अगर देखें तो 488 करोड़ से 535 करोड़ एंड देन 1145 करोड़, तो कंपनी ग्रो कर रही है। प्रॉफिट देखें तो 5 करोड़ से 11 करोड़ एंड देन 90 करोड़, तो कंपनी सिग्निफिकेंटली प्रॉफिट में भी ग्रोथ कर रही है। प्रमोटर्स का निकलने के पीछे का कारण क्या है ये कोई भी नहीं बताता है। ये प्रमोटर का चॉइस है कि वो वहाँ पे रहना चाहता है या वो अपना शेयर बेचना चाहता है। देखिए, पैसा लाने के आईपीओ के थ्रू दो माध्यम होते हैं, या तो वो प्रमोटर अपना स्टेक बेच करके निकल जाए या तो नए इक्विटी शेयर होल्डर को ऐड करे। यहाँ पे प्रमोटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मजबूत करने का इरादा है बाय सेलिंग ऑल द शेयर। तो ये जो भी प्रमोटर्स बनेंगे, जो भी नए इनोवेटिव प्रमोटर्स आएंगे, वो कहीं ना कहीं कंपनी के बागडोर संभालेंगे और इस कंपनी को बढ़ाएंगे। अभी यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है ना, मार्केट में कंपटीशन बहुत है, मतलब कैपिटल मार्केट के कई सारे प्लेयर्स हैं। तो प्लेयर्स क्या होता है कि जब वो खेलते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि एक कंज्यूमर, एक कस्टमर एक ही जगह बैठा रहेगा। वो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल करता है, कहीं ना कहीं मूव भी करता है। उसको जहाँ प्रॉफिट अच्छा दिखेगा, सर्विस अच्छा दिखेगा, रिटर्न्स अच्छा दिखेगा, वहाँ पे मूव कर जाता है। एंड दूसरा, गवर्नमेंट का प्लान पॉलिसी, डिपेंडेंसी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट कब क्या कैसे प्लान लेकर के आ जाती है, उस प्लान की वजह से कहीं ना कहीं जो है आपका एक रिस्क बना रहता है। तो ये रिस्क जो है डिपेंडेंसी मार्केट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्टरिंग क्रिएट करती है जो आपका एक रिस्क है, एक रिस्क बना करके देती है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो कैपिटल मार्केट का एक सबसे बड़े लीडिंग प्लेयर्स है ये। अभी अगर आप इशू टाइप की बात करें कि कंपनी इशू कैसे लाने वाली है, तो ऑफर फॉर सेल है। जैसे मैंने आपको बताया, ऑफर आपका जो है मोटा मोटी ये 2.97 करोड़, मतलब 3 करोड़ का शेयर ये बेचने वाले हैं, और जो ये पैसा इकट्ठा करने वाले हैं अराउंड 840 करोड़ का। मतलब ऑफर फॉर सेल में पूरा शेयर 840 करोड़ का जो है वो पैसा इकट्ठा करने वाले, पैसा ऑफर फॉर सेल के थ्रू है। अगर आप प्राइस बैंड देखें तो आपको प्राइस जो है इसका 269 रुपये से लेकर के 283 रुपये, मतलब जो लोअर सर्किट और अपर सर्किट की बात करें तो 269 रुपये का मिनिमम और 283 रुपीज़ का मैक्सिमम आपका प्राइस है शेयर का। मतलब इस बीच में आपको शेयर परचेज करने हैं। जो लॉट साइज है आपको कम से कम 53 शेयर परचेज करने हैं, और इसके लिए आपको 15,000 रुपये खर्चा करने हैं। मतलब आपको 15,000 रुपये का कम से कम मिनिमम शेयर्स लेना है। शेयर जो है आप अभी 19 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक के बीच में ले सकते हैं। मतलब आपके पास भी 23 दिसंबर तक टाइम है। आप इस पे देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ना आपको शेयर्स मिलते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। डिमांड ज़्यादा अगर आ गया और सप्लाई तो आपका डिफाइंड है कि 2.94 करोड़ शेयर ही है, इतने ही बेचने हैं, तो आपको डिमांड एंड सप्लाई में देखना है। देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, कंपनी स्टेबल है। बस रिस्क ये है कि ये मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है और पूरे प्रमोटर ऑफर फॉर सेल के थ्रू निकलना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं रिस्क रहता है। प्राइस बैंड आपका अच्छा है। आप 269 से लेकर के 283 रुपये के बीच में शेयर परचेस कीजिए, कम से कम 53 शेयर परचेस कीजिए और 15,000 रुपये खर्चा कीजिए। मतलब 15,000 रुपये कम से कम आपको खर्चा करना पड़ेगा। और अगर आप इसको करते हैं तो आपको आईपीओ के माध्यम से शेयर्स मिलेगा। डिमांड एंड सप्लाई गेम के थ्रू हो सकता है इस शेयर का वैल्यू अचानक से बढ़ भी जाए और घट भी सकता है, क्योंकि प्रमोटर के जाने के बाद जो नए प्रमोटर्स आते हैं वो नए प्लान एंड पॉलिसी के साथ में आते हैं। उनको भी समझना होता है कि ये सिस्टम चलेगा कैसे, सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है और सिस्टम को चलाएंगे कैसे। तो ये इन सारे मुद्दों पे वो कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं, तो इससे इम्पैक्ट आता है। तो आप सावधान हो जाएं, समझ बूझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप ओवरऑल मेरे से पूछे कि कंपनी का मॉडल कैसा है, कंपनी क्या आगे ग्रो करेगी, तो कंपनी का जो अंडरस्टैंडिंग, जो पेपर्स बता रहा है, जो रिकॉर्ड्स बता रहा है, वो कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है। कंपनी काफ़ी ग्रो कर रही है। अगर आप रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की देखें 22-23 का, तो वो 111%, 114%, एंड देन आपका जो है 713% का प्रॉफिट। ये बहुत ही बड़ी ग्रोथ है कंपनीज का। तो अगर आप आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, आप प्राइस बैंड को देखिए। कंपनी का रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताया, कंपनी का पॉजिटिव फैक्टर बताया, कंपनी का अपॉर्चुनिटी भी मैंने आपको बताया, कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेटस बताया, न्यू वेंचर्स कैपिटल, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या जो भी रिटेल इन्वेस्टर जो भी आएंगे,
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन सारे मुद्दों को आपको ध्यान में रख करके आप एक रिस्क ले सकते हैं। ये आईपीओ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस आईपीओ के आने के बाद जो नए प्रमोटर्स आएंगे, क्या डिसीजन लेकर के आएंगे, क्या स्ट्रेटेजिक लेकर के आएंगे, कैसे ऑपरेटिंग मॉडल, क्या बिजनेस मॉडल, क्या नए इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल क्रिएट करेंगे, ये नए प्रमोटर्स के आने के बाद पता चलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मे बी इन्वेस्ट, but again I'm saying it is subject to the market risks. You have to take care on that. This is Sansing signing out. Until we meet again, thank you very much.